कल हमने जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल था वो कंप्लीट कर दिया था। आज हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो कल भी हमने बताया था कि हमारे पास जो किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम प्लांटे है, किंगडम एनिमिलिया है, किंगडम फंजाई है, ये चारों किंगडम ही, इन चारों किंगडम में कौन सा सेल प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है। लेकिन आज जो हम मेन बात करेंगे वो हम बात करेंगे प्लांट सेल के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे एनिमल सेल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्लांट सेल के बारे में। जो कैसा सेल होता है? यूकैरियोटिक होता है। मतलब जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है वो उन सब में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। लेकिन प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या है? कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे हमने कल भी बात की थी कि जो प्लांट सेल होता है उसका जो वैक्यूल होता है वो क्या होता है? बहुत ही बड़ा होता है और सेंटर में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा प्लांट सेल के अंदर क्या होती है? एक्स्ट्रा सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो हमारे पास एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। इसके अलावा हमारे पास एक ऑर्गेनेली है जिसका नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। कहाँ है क्लोरोप्लास्ट? ये वाली, यहाँ पर भी मेंशन है, और ऊपर आई थिंक ऊपर नहीं दी गई, यहीं पर ही दी गई है। हमारे पास एक ऑर्गेनेली होती है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसका मेंबर होता है? प्लास्टिड का। प्लास्टिड क्या होती है? एक ऑर्गेनेली है, और उसी का ही टाइप होता है एक क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल एंड सेंट्रल में जो हमारे पास क्या होता है? एक लार्ज वैक्यूल होता है। ये तीनों चीजें क्या होती हैं? एनिमल सेल में एब्सेंट होती हैं। बट प्लांट सेल क्या करता है? पोजेस करता है। लेकिन अगर हम इसके अलावा बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, एंड हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, चाहे वो आपका रफ हो या स्मूथ हो, उसके अलावा गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, ये सारी ऑर्गेनेली ऐसी हैं जो दोनों में ही प्रेजेंट होती है, चाहे प्लांट सेल हो या हमारे पास आपका एनिमल सेल हो। तो प्लांट सेल क्या पोजेस करता है? सेल वॉल, प्लास्टिड एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूम, एंड दीज आर एब्सेंट इन द एनिमल सेल। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल में क्या होता है हमारे पास? वो सारी ऑर्गेनेली तो एब्सेंट है ही है, बट एक ऑर्गेनेली और आती है जिसका नाम आता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है हमारे पास एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो सारे ही प्लांट सेल में एब्सेंट होती है, बट एनिमल सेल में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ये लाइन अगेन आपका इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं डिफरेंसेस की, इसके अलावा आप देख सकते हो गोल्जी एपरेटस प्लांट सेल में भी था, एनिमल सेल में भी है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट है, बस ओनली डिफरेंस है इनकी लोकेशन का, कि एनिमल सेल में सेंटर में होता है, प्लांट सेल में आपका पेरिफेरी पे होता है। इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सेंट्रियोल एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होती है, बट प्लांट सेल में क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है? एनिमल सेल है सेंट्रियोल विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। तो जितने भी प्लांट सेल है सेंट्रियोल क्या होता है? उसमें एब्सेंट होता है। इसके अलावा अभी भी ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि सेल वॉल, प्लास्टिड, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल क्या होता है? एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। ये प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, बट एनिमल सेल में क्या है? ये एब्सेंट है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सबसे पहले बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। आप चाहे यहाँ पे प्लांट सेल देखो या एनिमल सेल देखो, सबकी क्या होती है? एक आउटर लेयर होती है, ठीक है। और इवन जो इनके अंदर ये ऑर्गेनेली है ना, जो आप देख पा रहे हो मेम्ब्रेन बाउंड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इनकी भी अपनी मेम्ब्रेन होती है। सारी की सारी जितने भी हमारे पास स्ट्रक्चर है, प्लांट सेल की भी आप यहाँ पे कुछ मर्जी कंपोनेंट की बात करो, सबके बाहर एक आउटर कवरिंग है, उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन को ही कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज हम सबसे पहले उसके बारे में ही बात करेंगे। यहाँ पे हमारा टॉपिक आज सेल मेम्ब्रेन के बारे में ही रहने वाला है। तो एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। मान लेते हैं मेरे पास क्या है? एक सेल है, वेट, एक सेल है, ठीक है। तो हमारे पास ये सेल का कंटेंट है अंदर सारा का सारा, और ये जो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? फ्लूइड से फिल होता है ये स्पेस, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो यहाँ पे सेल में बहुत सारी ऑर्गेनेली है, न्यूक्लियस है, ईआर है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन सारी ऑर्गेनेली को एक मेम्ब्रेन बाउंड करके रख रही है। उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो या सेल मेम्ब्रेन बोलो, एक ही बात है। और इसी को ही हम कहते हैं प्लाज्मा लेमा, ठीक है। अब अगर हम इस मेम्ब्रेन को
मैग्नीफाई करते हैं, ये देखना चाहते हैं कि इस मेम्ब्रेन में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। तो हमने क्या देखा कि जो हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन होती है, ये आपकी केमिकल से बनी हुई होती है। बहुत सारे केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं जो इस मेम्ब्रेन को बनाते हैं। एंड जब हमने इसको जूम किया तो हमें ये सेल मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से नजर आती है, जो आप यहाँ पे इस फिगर में देख पा रहे हो। ठीक है, मैं आपको कुछ यहाँ पे पिक्चर्स आगे भी दिखा सकती हूँ। ये हमारे पास सारे सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पे जो मर्जी सेल उठा लो, माइटोकॉन्ड्रिया उठा लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर गोल्जी बॉडी, सबकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कुछ ऐसी ही होती है। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। अब कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? जो मेन हमने कंपोनेंट देखा, सबसे पहले हमने यहाँ पे दो चीजें देखी जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। एक है प्रोटीन एंड सेकंड हमारे पास होता है लिपिड्स। इसके अलावा यहाँ पे कुछ हमारे पास कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं और हमारे पास क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट हो गया एंड उसके अलावा क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। बहुत सारे कंपोनेंट हमने देखे एक सेल मेम्ब्रेन पे, लेकिन प्रोटीन एंड लिपिड की कंपोजिशन सबसे ज्यादा होती है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोटीन को देखेंगे कि प्रोटीन कैसी होती है और हमारे पास लिपिड्स कैसी होती है। आप इस डायग्राम में जितना भी येलो पोर्शन देख पा रहे हो ना, ये पूरा का पूरा, ये सारा का सारा लिपिड है। और जो यहाँ पे ये बीच बीच में हमारे पास ये ब्लू पोर्शन है, ये हमारे पास होती है प्रोटीन्स। यहाँ पे जो आप ये वाला डायग्राम देख पा रहे हो, ये हमारे पास लिपिड का ही स्ट्रक्चर है। अब होता क्या है कि जो हमारे पास ये लिपिड्स होते हैं ना, लिपिड्स के भी टाइप होते हैं बहुत सारे। जैसे एक टाइप होता है फॉस्फोलिपिड, उसके बाद हमारे पास एक लिपिड होता है ग्लाइकोलिपिड, और एक लिपिड का टाइप होता है स्टिरॉल। लेकिन हमने क्या देखा कि इतने सारे लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब इतने सारे लिपिड हैं, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाले लिपिड है वो है फॉस्फोलिपिड। और इस फॉस्फोलिपिड को हम फॉस्फोग्लिसराइड भी कहते हैं, फॉस्फोग्लिसराइड भी कहते हैं। इस चीज को हम नोट कर लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमने क्या कहा, इसको हमें जूम करने पे क्या नजर आ रहा है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं लिपिड के बारे में, बात करते हैं कि लिपिड कैसा प्रेजेंट होता है, उसके क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम लिपिड की बात करते हैं, हमने क्या देखा कि जो हमारे पास लिपिड है, हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। जो आप ये राउंड कलर का स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये लिपिड का हेड होता है। और जो आपको यहाँ पे ये दो ये नजर आ रही है फाइबर्स लाइक, इनको हम कहते हैं लिपिड की, ये क्या होती है, टेल होती है। तो हमने ये देखा कि जो लिपिड का हेड है वो नेचर में कैसा होता है, पोलर होता है। और हमारे पास लिपिड की जो टेल होती है वो क्या होती है, नॉन पोलर होती है। इसके अलावा हमने एक प्रॉपर्टी और देखी कि जो लिपिड का हेड है वो नेचर में कैसा होता है, वो नेचर में होता है हमारे पास हाइड्रोफिलिक। एंड जो लिपिड की टेल होती है वो होती है हमारे पास हाइड्रोफोबिक। अब हम यहाँ पे क्या चीज देख रहे हैं कि जो लिपिड है उसके पास हमारे पास क्या है, पोलर पार्ट भी है जिसे हम कहते हैं हेड, और उसके पास एक नॉन पोलर पार्ट भी है जिसे हमने यहाँ पे कहा टेल। पोलर रीजन कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, एंड जो नॉन पोलर रीजन है वो क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। अब ये हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक क्या होता है, इसको समझते हैं। हाइड्रो का मीनिंग होता है वाटर, एंड फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्टेड, मतलब वाटर को अट्रैक्ट करता है। और आप ये कह सकते हो कि वाटर लवर होता है। लेकिन हमारे पास ये जो हाइड्रो का मतलब सेम वाटर, एंड फोबिक का मतलब होता है रिपेल्टेंट, मतलब इसको रिपेल करता है। ये क्या होता है, इसको आप ये समझो कि हेटर होता है, वाटर हेटर। अगर मैं आपको एक सबसे सिंपल एग्जांपल दूं लिपिड का, तो लिपिड का एक सबसे एग्जांपल आता है ऑयल का। अब आपने कोई भी ऑयल देखा होगा तो आपने अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया होगा कि कोई भी ऑयल हमारे पास वाटर के अंदर क्या होता है, आपका सॉल्युबल नहीं होता है। कभी भी आप कोई भी आप बटर ले लो, कोई भी ऑयल ले लो, और अगर आप उसको पानी के अंदर डालते हो तो कभी भी वो दोनों मिक्स नहीं होते हैं। वो किस वजह से नहीं होते, क्योंकि वहां पर जो लिपिड होता है ना हमारे पास, उसमें जो टेल रीजन होता है आपका हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर को रिपेल करता है, उसके साथ वो यहाँ पे कंबाइन नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे हमारे पास यही है, देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हेड वाला रीजन है, ये वाला।
और हमारे पास ये दो क्या है, टेल है। तो टेल रीजन कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, और हेड रीजन कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। लेकिन अब हमने क्या देखा जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कि जो हमारे पास ये लिपिड है, लिपिड की बाय लेयर प्रेजेंट होती है। कैसी लेयर होती है, बाय लेयर। बाय का मतलब क्या है यार, टू लेयर प्रेजेंट होती है, और टू लेयर इस तरीके से प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा हेड वाला पोर्शन है वो हमेशा आपके साइड वाले पे होगा, एंड जो दो लिपिड की टेल है वो आपस में एक दूसरे को फेस कर रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक लिपिड है, ये हमारे पास सेकंड लिपिड है, तो इन दोनों की टेल क्या कर रही है, आपस में एक दूसरे को फेस कर रही है। अब देखिए जितने जो भी सेल है सबके बाहर ये वाला स्ट्रक्चर एक प्रेजेंट है। हमारे पास पूरे का पूरे सेल को इसने कवर करके रखा हुआ है लिपिड बायलेयर ने। आप चाहे एक्स्ट्रा, देखो हमारे पास अगर ये सेल है, एक तो हमारे पास सेल का आउटसाइड वाला एरिया होगा और एक सेल का इनर साइड वाला एरिया होगा, जिसे हम कहते हैं साइटोसोल या हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो आप इनर से देखो या आप आउटर से देखो, वहां पे एक चीज कॉमन है कि जो लिपिड का हेड है वो हमेशा उसके आउटर सर्फेस को ही ऑक्यूपाई कर रहा है। मतलब जो लिपिड की टेल है वो आपकी इनर उसमें लाई करती है, मतलब बाहर वाली साइड पे नहीं प्रेजेंट है। और बीच बीच में जो लिपिड है उनके बीच में कौन प्रेजेंट होती है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, जो आप ये ब्लू वाला पोर्शन यहाँ पे देख पा रहे हो। तो हमने क्या कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है, लिपिड से। लिपिड के हमारे पास एक लिपिड का हेड वाला पोर्शन होता है जो हमारे पास पोलर होता है नेचर में, और क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। टेल क्या होती है, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक रीजन है। अब हमने यहाँ पे कुछ कुछ आपकी प्रोटीन्स भी देखी, और प्रोटीन क्या देखा हमने, बीच बीच में इंटरवल के बाद प्रेजेंट होती है। तो कुछ प्रोटीन तो हमने क्या देखी कि आपका पूरा का पूरा इस लिपिड बायलेयर में आपका धसा हुआ है, पूरा का पूरा एम्बेडेड है यहाँ पे लिपिड बायलेयर में। लिपिड बायलेयर मतलब लिपिड की टू लेयर है। तो जो आपकी ऐसी प्रोटीन है जो पूरी की पूरी एम्बेडेड है लिपिड बायलेयर में, उसे कहते हैं इंटेग्रल प्रोटीन। और कुछ प्रोटीन हमने क्या देखी कि हमारे पास ओनली इसके सरफेस पे है, या तो यहाँ पर है या तो यहाँ पर है, बाहर वाले एरिया में प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, जो हमारे पास आउटर एरिया में प्रेजेंट है। मैं आपको और पिक्चर्स यहाँ पे दिखा सकती हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे। जैसे मैंने भी आपको यहाँ पे क्या कहा कि लिपिड की क्या है, बायलेयर है। तो आप ये वाला डायग्राम भी अच्छी तरीके से देख पा रहे हो कि बायलेयर में ये टू लेयर है। ये देखिए एक ब्लू वाला है और यहाँ पे इसकी दो टेल है, और देखिए सेकंड लिपिड ये वाला है, तो ये बायलेयर में प्रेजेंट है। अभी अभी मैंने आपको कहा कि जो लिपिड है, लिपिड का एक टाइप होता है जिसे हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड, और आप उसे फॉस्फोग्लिसराइड भी कहते हो। वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है कहाँ पे, हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। तो आप अगर हम इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखें ना, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सबका केमिकल स्ट्रक्चर होता है, तो ये उसका केमिकल स्ट्रक्चर है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो फॉस्फेट, फॉस्फोलिपिड का मतलब क्या है, ऐसा लिपिड जो फॉस्फेट कंटेन कर रहा है। तो ये लिपिड का हमारे पास केमिकल स्ट्रक्चर है, जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि हमारे पास कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो टेल होती है ना लिपिड की, ये आपकी हाइड्रोकार्बन की बनी होती है, मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्बन की। जो आप इतनी बड़ी चेन देख पा रहे हो, हाइड्रोजन और कार्बन ही है। और जिसका हेड वाला पोर्शन है यहाँ पे क्या है, फॉस्फेट प्रेजेंट है। तो मतलब हेड पोर्शन क्या कर रहा है, फॉस्फेट कंटेन कर रहा है, जो आप सेंटर में यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा अभी मैंने आपको प्रोटीन्स की बात की हमने क्या देखा कि कुछ प्रोटीन तो हमारे पास क्या है, इस प्लाज्मा जो ये लिपिड बायलेयर है पूरी की पूरी एम्बेडेड है। तो ऐसी प्रोटीन जो आपकी पूरी की पूरी एम्बेडेड होती है उसे हम कहते हैं इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, और इसी को ही हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। लेकिन कुछ प्रोटीन क्या होती है, उनके हमारे पास आउटर एरिया में प्रेजेंट होती है। लेकिन प्लीज इसका ध्यान रखना, जैसे ये सेल है, एक सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये तो हमारे पास आउटर वाला रीजन हो गया, और ये वाला हमारे पास एक इनर रीजन हो गया। तो हमारे पास लिपिड का जो आउटर वाला रीजन है और जो इनर वाला रीजन है, दोनों पे ही कुछ कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो इसके जो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है उसे कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। तो ये आप देख सकते हो, ये कौन सी है, जो ओनली इसके आउटर वाले एरिया में प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो इसके आउटर सरफेस पे है। ठीक है, अब एक चीज और, जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो आपकी साइटोसोलिक भी हो सकती है, और ये हमारे पास नॉन साइटोसोलिक भी हो सकती है। साइटोसोलिक भी हो सकती है, मीनिंग क्या है, ये साइटोसोल है सेल का, मतलब साइटोप्लाज्म है, और ये तो इसका आउटर वाला रीजन है।
तो हमारे पास ये जो पेरिफेरल प्रोटीन है ये बाहर वाले एरिया में भी हो सकती है और साइटोसोल वाले साइड में भी हो सकती है। तो हमारे पास जो अंदर वाली साइड होगी उसे कहेंगे साइटोसोलिक पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, और जो आउटर रीजन में होगी उसे हम कहेंगे नॉन साइटोसोलिक पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, आप यहाँ पे दोबारा एक स्ट्रक्चर देख सकते हो जो एक्चुअल में हमारा सेल इस तरीके से ही नजर आता है, जो आप ये वाला डायग्राम देख पा रहे हो कि हमारे पास देखिए यहाँ पे कितने सारे लिपिड बाइलेयर हैं। देखिए आप देख पा रहे हो हमारे पास ये ब्लू वाला रीजन, कुछ आप यहाँ पे रेड वाला भी देख पा रहे हो, और इसकी देखो ये हेड वाला पोर्शन इसकी टेल है और ये आपके बाइलेयर में प्रेजेंट है। और आप यहाँ पे बीच बीच में ये येलो कलर का स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये छोटा छोटा सा ये है कोलेस्ट्रॉल। तो अभी भी मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है कहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। इसके अलावा ये देखिए ये हमारे पास प्रोटीन है, ये प्रोटीन पूरी की पूरी आपकी एम्बेडेड है देखिए इस लिपिड बाइलेयर में, उसे कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। बट कुछ प्रोटीन ओनली आपके पेरिफ्री पे ही प्रेजेंट है, उसे कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, और पेरिफेरल प्रोटीन को ही हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हो सकती है और हमारे पास पेरिफेरल प्रोटीन यहाँ पर भी हो सकती है, साइटोसोलिक एंड नॉन साइटोसोलिक कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर इसके अलावा अभी भी हमने कहा कि हमारे पास कुछ कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जांपल हमारे पास क्या आता है, ग्लूकोज आता है। ग्लूकोज ले लो, फ्रुक्टोज ले लो, ये सारे कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। अब हमने क्या देखा कि कई बार हमारे पास जो ये प्रोटीन है, जैसे आप देख सकते हो ये कौन सी प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है। इस प्रोटीन के साथ ये हमारे पास जो ग्लूकोज है ये कार्बोहाइड्रेट है, इसकी चेन दिख रही है आपको, ये ग्रीन ग्रीन वाला पोर्शन ये कार्बोहाइड्रेट है, या आप कह सकते हो कि ग्लूकोज है। कई बार ये प्रोटीन के साथ अटैच होता है। तो अगर हमारे पास जो प्रोटीन है अगर उसके साथ कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ है, कंबाइन हुआ है, उसने ज्वाइन किया हुआ है, तो उसे हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन तो है ही है, लेकिन इस प्रोटीन के साथ कौन अटैच है, ग्लाइको। ग्लाइको वर्ड कहां से आया है, ग्लूकोज से आया है। ग्लूकोज किसका मेंबर होता है, कार्बोहाइड्रेट का। तो ऐसी प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट से अटैच है उसे कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। एंड यहाँ पे देखिए कुछ हमारे पास क्या है, लिपिड्स हैं। कुछ लिपिड के साथ भी कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं। तो ऐसा लिपिड मॉलिक्यूल जो किसके साथ अटैच है, कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच है, उसे कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। समझ आया आपको इतना, कुछ आइडिया हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि लिपिड बाइलेयर है, प्रोटीन है, दो टाइप की हो सकती है, इंटीग्रल भी हो सकती है, पेरिफेरल भी हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, और साथ वहां पे कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होता है। अगर आप यहाँ पे एनसीईआरटी का डायग्राम देखना चाहो, आपको एनसीईआरटी का डायग्राम भी दिखा सकती हूँ। एनसीईआरटी में आपके पास ये वाला डायग्राम बना हुआ है लिपिड मतलब हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो ये देखिए जितना भी ब्लू पोर्शन ये सारा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लिपिड बाइलेयर है, और बीच बीच में देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या दिखाई है, इंटीग्रल प्रोटीन दिखाई है ये वाली। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कुछ पेरिफेरल प्रोटीन भी होती है। तो ये हमारे पास सारी की सारी प्रोटीन्स ही हैं। और यहाँ पे देखिए ये हमारे पास देखिए प्रोटीन है, लेकिन इस प्रोटीन के साथ देखिए यहाँ पे कौन अटैच है, शुगर अटैच है। शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट, तो इसे हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। और कई बार ये शुगर क्या होगा हमारे पास, इस लिपिड के साथ भी अटैच होगा, उसे हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। और बीच बीच में ये देखिए हमारे पास ये येलो कलर के स्ट्रक्चर, ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है। तो कोलेस्ट्रॉल भी क्या होता है, बीच बीच में प्रेजेंट होता है। इतना पोर्शन आपको समझ आया? इतना पोर्शन क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, एक मिनट वेट कीजिए। अब यहाँ पे कुछ रीड कर लेते हैं, अगर कुछ यहाँ पे कुछ मिस हो गया होगा उसको देख लेंगे फिर हम। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन was studied only after the advent electron microscope in the 1950। अगर मैं आपको बताऊं कि जब हमारे पास सेल को डिस्कवर किया गया था, तो उस टाइम जो हमारे पास माइक्रोस्कोप थे वो कैसे माइक्रोस्कोप थे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप थे, मतलब इतने अच्छे माइक्रोस्कोप नहीं थे। तो सेल की मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है उसको हम अच्छे तरीके से वहां पे स्टडी नहीं कर पाए।
लेकिन 1950 में जब हमारे पास कैसे माइक्रोस्कोप आए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसकी मैग्निफिकेशन काफी अच्छी खासी थी, उसके बाद ही सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको अच्छी तरीके से हम यहाँ पे स्टडी कर पाए, डिटेल स्ट्रक्चर उसका क्या होता है। तो मीनवाइल कहने का मतलब ये है कि हम उसकी केमिकल स्टडी कर पाए। अभी आपने देखा ना कि पूरी की पूरी मेम्ब्रेन केमिकल से बनी हुई है, जो भी हम बात करें लिपिड प्रोटीन ये सारे केमिकल से तो होते हैं। तो meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in the human RBC, enable the scientists to reduce the possible structure of the plasma membrane. कहने का मतलब ये कि जो सबसे पहले वहां पे स्टडी किया गया था ना, वो आरबीसी का स्ट्रक्चर था। जैसे आरबीसी है, तो आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको वहां पे डिस्कवर किया, उसको देखा गया था। और फिर हमने देखा था कि लिपिड जो है वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, आपके बाय लेयर में होते हैं, इस तरीके से होता है। हेड जो होते हैं आपके आउटर रीजन पे होते हैं, और दो टेल क्या करती है, एक दूसरे को फेस करती है। These studies showed that cell membrane किसका बना होता है, लिपिड का, जो कैसे अरेंज होती है, बाय लेयर में प्रेजेंट होती है। Also the lipids are arranged within the membrane. कैसे अरेंज होती है, उसके पास ये क्या होता है, पोलर हेड होता है। कहाँ पे होता है, टुवर्ड्स द आउटर साइड। अभी अभी आपने देखा कि आउटर साइड पे ही हेड है। एंड हाइड्रोफोबिक टेल होती है, कहाँ पे होती है, इनर साइड पे होती है। इनर रीजन पे ही क्या है हमारे पास, हाइड्रोफोबिक टेल प्रेजेंट है। This ensured that non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment. अब इस लाइन का मीनिंग क्या है ये आपको भी बताती हूँ। एक जैसे अभी भी मैंने आपको बताया कि हमारे पास देखिए जो ये लिपिड है, एक तो इसका ये वाला जो ब्लू वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कहते हैं हेड। और हमारे पास ये दो क्या होती है, ये टू क्या होती है, टेल होती है, जो आपको नजर आ रही है। और ये टेल किसकी बनी हुई है, हाइड्रोजन और कार्बन की बनी हुई है, इसीलिए हमने कहा हाइड्रोकार्बन टेल प्रेजेंट है, हाइड्रोकार्बन टेल। हेड कैसा था, हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर के साथ ये मिक्स हो सकता है। लेकिन हमारे पास टेल रीजन कैसा है, हाइड्रोफोबिक है, मतलब वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा, उसको कंबाइन नहीं करने देगा। तो अगर हमारे पास एक सेल है, ठीक है, इसका आउटर रीजन पोलर है, लेकिन जो बीच वाला मटेरियल है, ये इतना वाला, ये पूरा का पूरा आपका नॉन पोलर है, और साथ में हाइड्रोफोबिक भी है, मतलब वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा, वाटर हीटर है। तो अगर बाहर से कोई भी वाटर मॉलिक्यूल अंदर आना चाहता है सेल के अंदर, तो क्या वो आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, हेड रीजन तक आ जाएगा। लेकिन हेड के बाद इतनी बड़ी नॉन पोलर टेल है, वो उसको यहाँ पे क्रॉस ही नहीं करने देगी। तो वहां पे वही लाइन लिखी गई है कि जो हमारे पास नॉन पोलर टेल होती है, नॉन पोलर टेल, अब जो हमारे पास है, आपको थोड़ा सा बता ही देती हूँ कि जो हमारे पास टेल होती है ना, ये एक्चुअली में आपकी फैटी एसिड की बनी होती है। और फैटी एसिड भी क्या होते हैं, लिपिड्स ही होते हैं। अब ये जो फैटी एसिड होते हैं ना, ये आपके दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, और एक हमारे पास होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ये होता है इसका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का। अगर आप ध्यान से यहाँ पे पहले ये वाली चेन देखो, कार्बन, ये देखिए यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इस पूरी चेन में कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है ना, कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो अगर हाइड्रोकार्बन की चेन पूरी की पूरी कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, उसे कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह भी डबल बॉन्ड आ गया है ना, उसे कहते हैं नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड आ गया है, तो इसे कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास यहाँ पे जो लिपिड की जो टेल होती है, पहली चीज तो हमें क्या पता चला, किससे बनी होती है, फैटी एसिड से। और फैटी एसिड आपका सैचुरेटेड भी हो सकता है और हमारे पास अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। लेकिन जो ये टेल है, ये इन दोनों का रीजन कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर को रिपेल करता है। तो अगर बाहर से कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल अंदर आना चाहेगा तो वो इसको यहाँ पे पास नहीं होने देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो सेल है, सेल के अंदर जो ये लिपिड प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको सेल को प्रिवेंट करते हैं, किससे, फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। एक्वस क्या होता है, वाटर, मतलब ज्यादातर पानी वो आपका अंदर नहीं आने देंगे। तो फिर क्वेश्चन यहाँ पे ये भी राइज होता है कि फिर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल अंदर कैसे आएंगे, उसको हम यहाँ पे बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन लास्ट लाइन का मीनिंग यही था,
हमारे पास क्या लिखा था कि दिस इंश्योर दैट नॉन पोलर टेल, टेल कैसी थी, नॉन पोलर थी, और किसकी बनी हुई है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। मतलब ऐसे तो दोनों ही होती है, लेकिन वो वहां पे बात कर रहा है जिनके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। वो किससे प्रोटेक्ट करता है, फ्रॉम द एक्वस एनवायरमेंट, मतलब जो ज्यादा पानी है उसको वहां पे एंटर नहीं होने देगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे क्या है, जो मैंने आपको भी बताया था कि लिपिड तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, फॉस्फोलिपिड होता है, ग्लिसरोलिपिड होता है, स्टिरॉल होता है, लेकिन जो मेन लिपिड प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो कौन सा है, फॉस्फोलिपिड। एंड फॉस्फोलिपिड को ही कहते हैं फॉस्फोग्लिसराइड। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास हेड वाला रीजन है वहां पे कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं फॉस्फोलिपिड एंड फॉस्फोग्लिसराइड। लेकिन यहाँ पे क्या है, लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील दैट सेल मेम्ब्रेन, देखिए जब बाद में और ज्यादा बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुआ, बायोकेमिकल का मतलब क्या है कि और केमिकल का इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो हमने क्या देखा कि सेल मेम्ब्रेन क्या पोजेस कर रहा है, प्रोटीन भी पोजेस करता है, कार्बोहाइड्रेट भी करता है। तो देखिए अब सबसे पहले हमने क्या कहा, लिपिड प्रेजेंट होता है, उसके बाद हमने क्या चीज देखी कि प्रोटीन भी प्रेजेंट है और हमारे पास कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है। लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो रेशियो जो है प्रोटीन का और लिपिड का वो वेरी करता है। कई कई सेल मेम्ब्रेन ऐसी है जहां पर प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है लिपिड के कंपैरिजन में, और कई कई प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी है जहां पर लिपिड बहुत ज्यादा होते हैं प्रोटीन के कंपैरिजन में। अब वो वेरी करता है कि सेल टाइप कौन सा है। ठीक है, तो रेशियो जो है किस किस की, प्रोटीन के लिपिड की, वो क्या करती है, वेरी करती है, और वेरी किसके ऊपर करती है, इन डिफरेंट सेल टाइप। लेकिन हमने किसकी बात की थी, आरबीसी की बात की थी कि आरबीसी में क्या देखा गया, सेल का जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसको वहां पे स्टडी किया गया। तो हमने क्या देखा कि ह्यूमन बीइंग में जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स किसको बोलते हैं, आरबीसी को ही कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स का ही दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। कि जो मेम्ब्रेन है एरिथ्रोसाइट की, आरबीसी की, उसमें 52% प्रोटीन है और 40% लिपिड है। कहने का मतलब ये है कि आरबीसी में प्रोटीन का कॉम्पोजिशन ज्यादा है लिपिड के कंपैरिजन में। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि सब में ऐसे होगा कि जितने भी हमारे पास मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होगी उसमें प्रोटीन ज्यादा होगा लिपिड कम होगा। वो वेरी करता है कि सेल टाइप कौन सा है। तो यहाँ पे क्या है, डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसी प्रोटीन जो कहाँ प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन पे के ऊपर प्रेजेंट होती है, वो आपकी इंटीग्रल भी हो सकती है और हमारे पास वो पेरिफेरल भी हो सकती है। पेरिफेरल का मतलब क्या है, जो कहाँ प्रेजेंट है, आपकी पेरिफेरी पोजीशन पे, आउटर साइड पे, जो हमने यहाँ पे ये वाला डायग्राम लिखा था, ये पेरिफेरल प्रोटीन है। और जो प्रोटीन आपकी धसी होती है प्लाज्मा इसमें लिपिड बाइलेयर में, मतलब जो इंटीग्रेटेड होती है, उसे कहते हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये लाइन यही थी कि मेम्ब्रेन प्रोटीन आपकी इंटीग्रल मतलब आपकी इंट्रिंसिक भी हो सकती है और पेरिफेरल जो आपकी आउटर रीजन पे प्रेजेंट होती है। तो पेरिफेरल प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट है, ऑन लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, जो सरफेस पे प्रेजेंट है। एंड इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होती है, या तो पार्शियली या तो टोटली बरी होती है मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, तो ये हमने बात की अभी प्रोटीन के बारे में। इतना आपको समझ में आ गया है? Yes, ma'am. इसमें किसी को कोई भी डाउट तो नहीं है ना हमारे पास अब तक जो भी हमने बातें की? अब नेक्स्ट हमारे पास एक मॉडल आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको दिया था, और उन साइंटिस्ट का नाम है सिंगर एंड निकोलसन। क्या नाम है, सिंगर एंड निकोलसन। 1972 में क्या दिया था इन्होंने, एक इम्प्रूव मॉडल दिया सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, और आज इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे तो ना जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बहुत सारे मॉडल दिए गए, किसी ने कहा कि प्रोटीन इस तरीके से प्रेजेंट होती है, किसी ने कहा लिपिड इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो हमारे पास एक वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, जिसको आज भी हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ जी जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड एंड प्रोटीन इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, उस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। अब इसके अकॉर्डिंग, इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें हैं वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। बट दोबारा यहाँ पे कुछ मैं आपको पहले चीजें बता देती हूँ, फंक्शन बता देती हूँ, फिर बाद में ही आगे मूव करेंगे। अब जैसे अभी भी हमने यहाँ पे कहा, कुछ बातें की हमने कि जो हमारे पास मेम्ब्रेन होती है, वेट, चलो ये वाली डायग्राम देख लेते हैं पहले, कि जो हमारे पास मेम्ब्रेन है, जैसे ये हमारे पास दोबारा एक सेल बनाते हैं, ये सेल का क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। एक सेल और बना लेते हैं, एक सेल, दूसरा सेल, ये इसका आउटर वाला रीजन है, ये इनर वाला है, साइटोप्लाज्म है।
अगर हम इस सेल के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल की एंट्री करना चाहते हैं या किसी भी मॉलिक्यूल का एग्जिट करना चाहते हैं, अब एंट्री और एग्जिट क्यों करना है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सेल को किसी न किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए। अगर हमारी बॉडी ग्रो हो रही है, जब एक बच्चा पैदा होता है छोटा तो नहीं रहता, ग्रो तो हो ही रहा है, हम भी ग्रो हो ही रहे हैं इसके साथ साथ, तो बॉडी ग्रो कर रही है। तो बॉडी ग्रो कैसे करेगी? क्योंकि सेल ग्रो कर रहा है। तो सेल ग्रो कैसे कर रहा है? बहुत सारी चीजें हैं जो उसको चाहिए, तो सेल के अंदर किसी चीज की एंट्री भी होनी चाहिए, और बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जिसको हम अपनी बॉडी से बाहर निकालना, जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, एग्जिट भी करना है। अब अभी तो हमने कहा कि हमारे पास जो सेल की मेम्ब्रेन है, लिपिड बायलेयर है, किसी भी मॉलिक्यूल, और एक चीज और, जो मेम्ब्रेन होती है हम कहते हैं कि कैसी मेम्ब्रेन होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल। इसका मतलब क्या होता है कि सिलेक्ट करती है, किसी किसी को अंदर आने देगी, किसी किसी को अंदर नहीं आने देगी, सिलेक्ट करके ही। परमिएबल होता है ना कि कोई चीज आपके पास हो जाए, तो एंट्री और एग्जिट करनी है, तो कैसे करेगा? तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारे पास 2 प्रोसेस होते हैं, कि सेल के अंदर कोई चीज आपकी एंटर भी हो सकती है और सेल से कोई चीज आपकी बाहर भी जा सकती है। अब वो प्रोसेस कौन कौन से होते हैं जो सेल के अंदर एंट्री और एग्जिट करवाते हैं? हमारे पास एक प्रोसेस होता है, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं ना, कि ट्रांसपोर्ट करवाना है हमें किसी भी चीज का। वो आपका ट्रांसपोर्ट किस किस का करवाना है? वाटर हो सकता है, कोई भी सॉल्यूट में आपके पास सारे चले आते हैं। फॉर एग्जांपल आप ग्लूकोज मान लो, ठीक है, ग्लूकोज तो चाहिए होता है हर एक सेल को, तभी तो वो ग्रो करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें ग्लूकोज। वाटर की एंट्री करनी है या फिर एग्जिट भी करना है, या बहुत सारे आयंस होते हैं, लाइक सोडियम आयंस होता है, पोटेशियम आयंस होता है, बहुत सारे आयंस की जरूरत होती है। तो ट्रांसपोर्ट करना है चीजों का अंदर की तरफ और आपका बाहर की तरफ। अब ये ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? अब जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए हमारे पास यहाँ पे 2 मेथड होते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के क्या होते हैं? 2 मेथड होते हैं। एक मेथड होता है पैसिव मेथड, या आप कह सकते हो पैसिव ट्रांसपोर्ट, और एक मेथड होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है, अगर हम बात करते हैं ना फ्लो विथ फ्लो के साथ चलते जाओ, जहां पर चीजें ज्यादा है, ज्यादा से कम की तरफ चीजें जा रही है, उसे कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब जब चीजें आपकी फ्लो विथ फ्लो ही जा रही है, कंसंट्रेशन के साथ ही जा रही है, हाई से लो की तरफ जा रही है, तो वहां तो किसी एनर्जी की जरूरत होती ही नहीं है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट हमेशा कैसे होता है आपका? विदाउट एनर्जी, यहाँ पे किसी एनर्जी की जरूरत हमें नहीं होती है। लेकिन अगर चीजें कम से ज्यादा की तरफ जा रही है, तो वहां पे हमें किसी एनर्जी का यूज करना पड़ेगा, उसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं, तो एनर्जी किस फॉर्म में यूज होती है? एटीपी की फॉर्म में हम उसको यूज करते हैं। तो अगर हम एटीपी का यूज करके, मतलब एनर्जी का यूज करके ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं किसी भी चीज को सेल के अंदर, उसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई एनर्जी का यूज नहीं कर रहे, कंसंट्रेशन के साथ जा रहा है, हाई कंसंट्रेशन है कहीं से और वहां से लो की तरफ चला गया, उसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। इतनी चीज समझ आई आपको? एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, क्लियर हो गया है? अब यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट और जो मैंने आपको भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बताया, इसमें देखिए क्या चीज है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास एक प्रोसेस आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस, और एक हम पढ़ते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। आई होप आप सबने डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा होगा, क्या होता है ऑस्मोसिस और हमारा डिफ्यूजन। एक्चुअली जो हमारे पास ऑस्मोसिस होता है, ये आपका डिफ्यूजन का ही एक टाइप होता है। बट डिफ्यूजन क्या है इसको समझते हैं पहले। किसी भी चीज का, कोई भी आप कुछ भी कह लो, किसी का भी ट्रांसपोर्ट होना अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब इसका मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं हमारे पास ये एक सेल है, और हम इस सेल के अंदर आप चलो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, और हमने क्या देखा कि हमारे पास जो ग्लूकोज है अंदर पहले भी कुछ प्रेजेंट थे। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल पहले ही प्रेजेंट थे यहाँ पे, और बाहर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है 10, 6, 7, 8, 9, 10 मॉलिक्यूल है। और हम क्या देखें कि ग्लूकोज हमारे पास जहां पर इसकी कंसंट्रेशन 10 है, यहाँ पे 4 है, वो 10 से आपका 4 की तरफ मूव कर रहा है।
तो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है, तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब सेम चीज वाटर की उसमें भी हो सकती है कि मान लेते हैं वाटर का ट्रांसपोर्ट करना है, तो आप हमारे पास सेल के बाहर हाई कंसंट्रेशन थी वाटर की, अंदर क्या है, कम कंसंट्रेशन है, वेरी लो है, तो पानी हमारे पास हाई टू लोअर आ रहा है, उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ये वही स्ट्रक्चर दिखाया गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये लिपिड बाइलेयर है, और जो बीच बीच में आप कुछ देख पा रहे हो, ये हमारे पास प्रोटीन है, ये सारी की सारी प्रोटीन है। लेकिन यहाँ पे ये प्रोटीन देखिए किसकी तरह काम कर रही है। यहाँ पे प्रोटीन किसके लिए डेवलप हुई है, आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए हुई है डेवलप। अभी अभी हमने क्या कहा कि हमारे पास सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब पहले सिलेक्ट करेगी कि किसको ट्रांसफर करना है और किसको ट्रांसफर नहीं करना। बट क्वेश्चन वही राइज होता है कि इनको सिलेक्ट करने में कौन हेल्प करेगा। तो हमारे पास जो मेम्ब्रेनस प्रोटीन होती है, वहां पे बहुत सारे प्रोटीन के बने हुए चैनल होते हैं, और इन चैनल का वही काम होता है कि हम इसको यहाँ पे एंट्री होने देंगे या एग्जिट करने देंगे, बाकी किसी को नहीं करने देंगे। और एक्चुअली में चैनल होती क्या है, प्रोटीन्स होती है, जो किसी का भी ट्रांसपोर्ट करवाती है, मतलब सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर। इसीलिए हम कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, पैसिव में देखिए, पहला हमारे पास क्या हो रहा है, A2 या ई सेल के हमारे पास कह सकते हैं आउटर वाला रीजन या आपका इनर वाला रीजन है। आपका 1 मिनट से कम टाइम रह गया, प्लीज आप ज्वाइन कर लेना। तो ये देखिए, ये हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास साइटोसोल है। तो ए से बी की तरफ जा रही है चीजें, और यहाँ पे क्या लिखा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव मतलब बिना एनर्जी के। अब यहाँ पे साथ में लिखा है ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सेल है उसमें जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, उसके लिए हमें किसी चैनल की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन बिना चैनल के ही, बिना किसी बैरियर के ही हमारे सेल के अंदर आ सकती है। और कैसे आ सकती है, बाय पैसिव, मतलब किसी एनर्जी की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा है नॉन मेडिएटेड, किसी चीज की हमें जरूरत नहीं है। सेकंड आप देखिए, सेकंड केस क्या बोल रहा है हमारे पास, मान लेते हैं कि हमारे पास बी मॉलिक्यूल है, ये सेल के अंदर आ रहा है, लेकिन इसको यहाँ पे किसी न किसी की जरूरत पड़ रही है। और कौन है वो, एक चैनल बना हुआ है जो आपका प्रोटीन का बना हुआ है। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन का बना हुआ जो चैनल है, यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया सोडियम। अब